हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का। तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हो गया मनी और दूसरा हो गया बच्चों बैंकिंग, क्योंकि हम सेपरेटली करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, हम ज़्यादा एक इन डेप्थ उसको कवर कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग में दो पार्ट्स होता है। देखिए, अगर हम मनी और बैंकिंग को अगर रिलेट करके भी देखें तो दोनों काफ़ी एक दूसरे से रिलेट करता है। बिकॉज आज के डेट में अगर हम मनी की बात करते हैं तो बिना बैंकिंग का मनी जो होता है वो इम्पॉसिबल लगता है आपको, कि बैंकिंग के जो बिना सपोर्ट के कोई मनी का रेलेवेंस नहीं रह जाता है। तो इन दोनों का रिलेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका आज हम लोग जैसे फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं बच्चों, तो ये मनी। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि मनी बेसिकली होता क्या है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो मनी का अगर एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है, लाइक एनीथिंग दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। ठीक है, आप किसी चीज़ से अगर कोई गुड्स या सर्विस अगर आप परचेज कर पाते हो तो उसको हम मनी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या होता है, लेकिन अगर हम मनी की बात करते हैं तो मनी जो है वो लाइक राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम मनी वैसा ही नहीं था। वो एक इवोल्यूशन होते हुए आज हम जो मनी का के डिफरेंट फॉर्म्स देख रहे हैं, तो वो एक इवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते हमारे लिए आज जो मॉडर्न मनी है, जिसमें करेंसी, कॉइन्स एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑल्सो, जैसे कि आजकल एकदम करेंटली आप देखो तो क्रिप्टो मनी जो होता है वो भी चल रहा है। तो डिजिटल मनी, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हम लोग हैं वो आज जो यूज़ कर रहे हैं, वो सारा जो है वो इवॉल्व होता हुआ आया है। तो मनी के बारे में समझने से पहले बच्चों, हमको सबसे पहले देखना होगा कि जब मनी नहीं था तब क्या कॉन्सेप्ट था, तब लोग कैसे बिजनेस करते थे, या गुड्स का एक्सचेंज होता था वो कैसे होता था, कोई कैसे कोई चीज़ खरीदता था, कोई कैसे कोई चीज़ बेचता था। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए बच्चों आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं बच्चों बार्टर सिस्टम। बार्टर का मतलब क्या होता है, लाइक दो चीज़ों को एक्सचेंज कर देना इज कॉल्ड बार्टर। जैसे आपके पास कोई एक कमोडिटी है, दूसरे के पास एक कमोडिटी है, आपको उसकी कमोडिटी की ज़रूरत है, उसको आपकी कमोडिटी की ज़रूरत है, आपने अपने अकॉर्डिंग एक्सचेंज कर लिया। वहाँ पर कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ, दोनों जो गुड्स थे वो एक दूसरे के लिए मनी का रोल प्ले करके चले गए और आपका काम हो गया। ये होता था मनी। तो अब यहाँ पर तीन टाइप का, अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो पहले जब मनी नहीं था तो ऐसे ही काम चलता था, लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करके काम चलाते थे। तो उस केस में बच्चों तीन अगर हम दो इसमें देखें जो एंटिटीज हैं, एक होते हैं गुड्स और दूसरे होते हैं इंटेंजिबल सर्विसेज। क्योंकि जरूरी नहीं कि हम कोई भी चीज़ ट्रेड करें वो हमेशा एक फिजिकल प्रोडक्ट ही होगा, वो कोई सर्विस भी हो सकती है। जैसे आज की डेट में हम देखें तो लॉट ऑफ सर्विसेज आर गिवन, और उस केस में हमारे हाथ में कुछ नहीं आता, हम एक जस्ट सर्विस, हमको एक हमारा जो एक वांट होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है एंड वी पे फॉर दैट। आप होटल में जाके एक रूम लेते हो, एक दिन रहते हो, वहाँ शहर घूमते हो और आप चले आते हो, आप इन हैंड कुछ भी लेके नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें सर्विस होती है। बैंक जो होता है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस जो होता है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज अ सर्विस। तो उस केस में क्या होता है, उनको हम इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, फिजिकल नहीं होते, वो एक फैसिलिटी होती है आपको। उसी तरह तो हम दो चीज़ें हो गई, एक हो गया आपका गुड्स या कमोडिटीज़ और दूसरी तरफ हो गई सर्विस। तो अगर इनका एक्सचेंज जो होता था बच्चों, वो तीन टाइप से आप मान सकते हो। पहला जो होता था वो गुड्स के बदले में गुड्स दिया जाता था। अब जैसे अगर किसी एक फार्मर के पास लाइक राइस है, दूसरे के पास लाइक व्हीट है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो जिसको जो राइस उगा रहा है वो उसने व्हीट जो है वो दूसरे फार्मर से ले लिया, और उसके बदले जो दो व्हीट उगा रहा है उसको राइस की ज़रूरत है तो उसने राइस वाले से ले लिया। दोनों ने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों गुड्स टू गुड्स। फिर दूसरा होता है बच्चों गुड्स टू सर्विस। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं वो सारे एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हर कोई जो होता है वो कोई ना कोई गुड्स प्रोड्यूस ही कर रहा हो सकता है उनमें कुछ लोग ऐसे रहते हो जो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। जैसे कोई भी उस चीज़ से जो आपको लाइक किसी के पास कोई बुलक कार्ट है या कुछ है, तो कार्ट से आपको कहीं शहर छोड़ दिया, शहर तो नहीं होंगे उस समय नेचुरली, तो लाइक जहां आप जाना चाहते हैं वहां छोड़ दिया, आपका सामान यहां से वहां डिलीवर कर दिया। तो इस टाइप के भी सर्विसेज होते होंगे, तो कुछ लोग वो प्रोवाइड करते होंगे बिकॉज उनके पास एनिमल्स होते होंगे। तो इस टाइप से सर्विस और गुड्स जो होते थे वो एक्सचेंज किए जाते थे। तो सेकंड मेथड हमारा क्या हो गया बच्चों, गुड्स टू सर्विस।
और तीसरा होता है बच्चों सर्विस टू सर्विस, दैट मीन्स कि वहां पर कोई गुड्स नहीं होता है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता है, एक ने दूसरे का काम कर दिया, दूसरे ने उसका काम कर दिया, तो दोनों दोनों जो होते हैं उन्होंने अपने आप के सर्विसेज जो होते हैं वो एक्सचेंज कर लिए अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें एक डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी, इसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। तो एक टाइम था, ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब जैसे ही ये चीज़ आने लगी तो कुछ इसकी डिफिकल्टीज होंगी जिसकी वजह से, नहीं तो अगर ये चीज़ स्मूथली रन कर रही होती तो फिर आज मनी क्यों आता। मनी की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं आके जनरेट हुई कि नहीं यहाँ पर एक कोई चीज़ होना चाहिए जिसके थ्रू हम कोई चीज़ खरीद सकें, तो उसके वजह उसका जो बेसिक रीज़न होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तभी इतना वर्क किया गया कि कोई ना कोई ये लाइक एक डिस्कवर करने की ज़रूरत पड़ी, कि कोई मनी इन्वेंट करने की ज़रूरत पड़ी, कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो एक कॉमन मीडियम की तरह काम करे। तो उसके लिए बच्चों बार्टर सिस्टम में कुछ डिफ़िकल्टीज थी जिसको हम डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बच्चों इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो था लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखिए लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब दो गुड्स या सर्विस जो होते हैं वो अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें एक तो हो गया कि आपको रिक्वायरमेंट जो होती है वो लाइक मेरा अगर हम देखें कि मुझे अगर सम पीसेज ऑफ पर्टिकुलर गुड मुझे रिक्वायरमेंट है, अब उसके बदले मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो अब वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर मैं 5 यूनिट कोई चीज़ लेता हूँ या 5 kg उससे लेता हूँ या जो भी उस समय यूनिट होता होगा, तो अगर मैं वो लेता हूँ तो उसके बदले मैं उसको कितने दिनों तक सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। क्या मैं बार बार लाइफ लॉन्ग अगर मैंने उससे सिर्फ 5 गुड्स अगर पूरे साल में खरीदा है तो उसके बदले मैं क्या पूरे लाइफ उसको देता रहूँगा सर्विस। अगर वो अगली बार मेरे से नहीं लेता है, उसका वो चीज़ इतना ड्यूरेबल है मेरा गुड, अगर जैसे कि अगर कोई बर्तन खरीद लेता है तो वो तो लाइफ लॉन्ग काफ़ी लंबे टाइम के लिए चलेगा, तो क्या मैं लाइफ लॉन्ग उतने दिन तक जब तक उसको मुझे उसको दोबारा बर्तन की ज़रूरत नहीं होगी तब तक मैं उसको सर्विस देता रहूँगा या मैं उससे लेता रहूँगा। इस टाइप की रिक्वायरमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोग एक मेजर नहीं था उस समय कोई कि कितने गुड्स के बदले कितने सर्विस या कितने सर्विस के बदले कितने सर्विस या कितने गुड्स, ये चीज़ मेजरमेंट नहीं होता था, तो जिसकी वजह से कई बार डिस्प्यूट्स भी होते होंगे कि अब मैंने एक बार मान लीजिए कि उससे 5 बर्तन खरीद के लिए मैं लेके आया, उसके बदले मैंने 2 बार सर्विस दे दी, अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसको आगे सर्व करने के लिए कि अब मैं उसके बदले तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ये मुझे बार बार बोल रहा है वो चीज़ आके करने के लिए, तो मैं कितने दिन तक काम करूँगा। तो ये प्रॉब्लम थी बच्चों लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो इस केस में क्या हुआ, आज आपके पास है कि आपको एक मेजरमेंट है और एक आपका रेट होता है, कोई भी चीज़ का एक प्राइस होता है, तो आप जस्ट पे करते हो और आप वो उतना क्वांटिटी या अमाउंट जो होता है वो आप खरीद लेते हो। तो अब आपको कोई बोलते हैं ना कि आपको उसको खींचने की जरूरत नहीं है कि आपको आप लंबे टाइम तक आपको उसके बदले आपको बार्टर करना पड़ेगा, आप जस्ट प्राइस पे करते हो और आप अपने डिजायर्ड क्वांटिटी जो होता है वो खरीद लेते हो। तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई मनी से। तो यही चीज़ यहाँ सबसे बड़े था कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कितने सामान के बदले कितना सामान देना है, ये चीज़ नहीं था। अब हर चीज़ की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जितना राइस का कंजम्पशन एक घर में होता है उतना दाल का कंजम्पशन नहीं होगा या उतना शुगर का कंजम्पशन नहीं होगा, तो हर एक चीज़ का अलग अलग कंजम्पशन होता है। तो उस केस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बच्चों वो था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा था बच्चों वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई एक्सचेंज होगा या बार्टर होगा वहां पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा कि जिन दो लोगों के बीच में वो बार्टर होने वाला है या एक्सचेंज होने वाला है उन दोनों को एक दूसरे के लाइक ऑफरिंग्स का रिक्वायरमेंट हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से एक्सचेंज करना चाहता हूं अपना सामान, मेरे पास राइस है, अब उसके पास मान लो शुगर है, ठीक है, अब हो सकता है मेरे पास शुगर मैं किसी और से ले चुका हूं तो मेरे पास है सफिशिएंट, अब मैं राइस देके मैं शुगर नहीं लेना चाहता हूं तो मैं उसके साथ कभी भी ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, लाइक मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसको तो रिक्वायरमेंट है मेरे राइस का बट मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है उसके शुगर का, या मेरे घर में कोई शुगर यूज नहीं होता है। तो ऐसे बहुत बार ऐसे कंडीशंस आ जाती थी कि दो कोइंसिडेंस ऑफ मतलब होना मिलना मुश्किल हो जाता था। तो आप वेट करते रहो कि अगर आपके गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी तभी आपको कोई दूसरा गुड मिलेगा। इसको हम बोलते हैं बच्चों लैक ऑफ लाइक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या हुआ, दोनों को एक दूसरे के सामान या ऑफरिंग की जरूरत होनी चाहिए। फिर थर्ड आता है बच्चों लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब ये देखिए डेफर्ड का मतलब क्या होता है, आज हमारे पास क्रेडिट का सिस्टम होता है
ठीक है ना। हम कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं और उसके बाद कई बार हम उसको लेट से पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिजनेसेस को रन करते हुए देखा होगा आपने, आज तो चलिए ऑनलाइन हो गया तो आप कई बार आप लाइक ऑनलाइन पे कर देते हैं। पहले क्या सिस्टम होता था, आपके पास हमेशा जरूरी नहीं है कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसके लिए आपके पास रेडीमेड कैश आपके पास लाइक इन हैंड कैश आपके पास पड़ा हो। तो उस केस में क्या होता है, आप सामान का ऑर्डर दे देते हो और आप उसको एक चेक काट के दे देते हो। आपने चेक बना के दे दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे मीडियम्स होते हैं जो बाद में पेएबल होते हैं, इन फ्यूचर पेएबल होते हैं। डेफर्ड, लेट से पेमेंट होना। ऑन द स्पॉट तो हम कई बार आप जाते हो, सामान लेते हो, पैसा देते हो, आ जाते हो, दैट इज द कैश सेल्स। बस मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस रन ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पर जब रन होना है तो उस केस में डेफर्ड पेमेंट भी आएगा। जैसे आज आप चेक लिखते हो तो चेक जो है वो मिनिमम 2 या 3 दिन बाद क्लियर होता है। कई बार होता है अब आप पोस्ट डेटेड चेक्स जो होते हैं हम वो दे देते हैं कि आपको आप हमारे साथ बिजनेस कीजिए, हम आपको 3 महीने बाद का एक चेक लिख के दे देते हैं, आप 3 महीने बाद अपना इनकैश कर लीजिएगा। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं आज, बिकॉज मनी का सिस्टम है। बट उस समय ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता था कि उस समय हर चीज़ आपको मेंटली याद रखना होता था। आज हमारे पास अकाउंटिंग है, हर चीज़ का एक मेथड है, एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। बट उस समय इतना सिविलाइजेशन नहीं था कि आप हर चीज़ आपने किसके किसके साथ क्या क्या डील करके रखा है। एवरीथिंग शुड बी केप्ट ऑन माइंड। आपके हमेशा ट्रैक में आपके लाइक आपके उसमें दिमाग में हमेशा स्टोर्ड रहे। तो उस केस में क्या होता था, डेफर्ड पेमेंट के ऑप्शंस नहीं होते थे कि अगर मैंने अभी आपसे ले लिया तो इन क्रेडिट में अगर क्रेडिट में लिया है मैंने, उसको अभी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे सामान की, तो मैं उसको पे कैसे करूंगा बाद में। डेफर्ड मतलब लेट से भी पे करूंगा तो हो सकता है मैं जब उसको पे करने का मेरा टाइम आए उस समय भी उसको मेरे गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से डेफर्ड पेमेंट जो होता था वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता था उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट था बच्चों, स्टोर ऑफ वैल्यू लैक करता था, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे आज हमारे पास मनी होता है तो हमारे पास क्या एक फैसिलिटी है कि अगर आपके पास स्पेयर बच जाता है, सरप्लस बच जाता है, तो आप उसे बैंक में रख देते हैं, आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, आप उसका गोल्ड खरीद के रख लेते हो, आप कहीं पर लाइक इन्वेस्टमेंट में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, एनएससीज में, लैंड में, गोल्ड में, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हो और वो आपके वेल्थ में ऐड होता जाएगा। तो आज हमारे पास कहने को बोलते हैं ना कि इसका नेट वर्थ इतना है, इस पर्सन का नेट वर्थ इतना है। वो नेट वर्थ क्या है, उसके पास बिलोंगिंग्स कितनी की है, कितना उसका वेल्थ है। तो वो वेल्थ जो था वो कहां से आया, मनी जो है वो जुड़ जुड़ के वेल्थ बन जाता है हमारा। तो इस केस में क्या है, आज हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू है। कोई भी चीज को हम स्टोर करते हैं वो एक फ्यूचर में एक वैल्यू बन जाता है कि आज आपने एक प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, वो प्रॉपर्टी जो होती है वो डे बाय डे एप्रिशिएट होती जाएगी और आपका वेल्थ में ऐड होता जाएगा, आपका वेल्थ इंक्रीज होता जाएगा। उसी तरह आपके सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो वो आप स्टोर कर सकते हो और एनी टाइम यू कैन लिक्विडेट दैट। आपके पास अगर बॉन्ड्स पड़े हैं, शेयर्स पड़े हैं, आपको इंस्टेंट पैसे की जरूरत होती है, आप उस शेयर को बेचिए और आप उसको लिक्विडेट करके अपना काम कर लीजिए। तो ये फैसिलिटी थी, मतलब लाइक आज है और उस समय नहीं थी। उस समय क्या था, अगर आपने राइस जमा कर लिया, आप कितने सालों तक राइस को वेल्थ की तरह यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। बर्तन है, बर्तन आप बता सकते हो कि हम मेरे पूरे घरों में बर्तन ही बर्तन भरे हुए हैं, वही मेरा वेल्थ है, नहीं। बिकॉज आप एक लिमिट तक ही इन चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, बिकॉज दे आर पेरिशेबल। वो चीज़ें टूटेंगी, खराब होंगी, वेदरिंग, बहुत सारे कंडीशंस होते थे अलग अलग गुड्स के साथ। तो और ऊपर से सर्विसेज जो होते थे, सर्विसेज तो बिल्कुल भी स्टोर नहीं किया जा सकता था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था। आज हमारे पास वेल्थ जनरेट करने का ऑप्शन है, हम मनी अर्न करते हैं, हम उसको सरप्लस मनी जो स्पेंड करने के बाद हमारे पास बच जाता है उसको हम फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद आता है बच्चों लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबल मतलब होता है कि हर चीज को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, हर चीज को डिवाइड नहीं किया जा सकता था। जैसे मान लीजिए गुड्स में तो आप फिर भी कुछ ना कुछ को आप डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन जहां पे सर्विसेज देने की बात थी तो सर्विस का डिवीजन कैसे होगा। आज तो कोई वैल्यू है कि आप अगर लाइक 149 का रिचार्ज करते हो तो उसके बदले आपको 1 GB डाटा मिलेगा, 199 का करते हो तो आपको 1.5 GB मिलेगा, आप 249 या 250 का करते हो तो आपको 2 GB का डाटा मिलेगा। हर चीज का आपने डिवीजन क्रिएट करके रखा हुआ है। अगर कोई गुड्स है उसकी ये फीचर्स हैं तो वो इस रेंज में आएगा, दूसरा उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं तो वो उसमें वो ज़्यादा रेंज में आएगा। हर चीज़ को हम
प्रॉपर डिविजिबिलिटी के हिसाब से हमने उसके प्राइसेस फिक्स किए हुए हैं। बट ये चीज़ उस समय पॉसिबल नहीं था बिकॉज देवर नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो आप कई चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई सर्विसेज देने की बात है तो जहां पर कुछ टाइम का डिवीजन है वो तो हम कर सकते हैं, बट क्या हम अपने आप को अगर किसी को सर्व करने के लिए देते हैं, अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं उसके काम में, तो क्या हम अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं कि मेरा 1/4 ले जाओ तुम। तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। बहुत सारे सर्विसेज के साथ भी थे और इवन कई गुड्स को भी, पानी है, पानी को आप डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, लिक्विड को आप डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इस केस में क्या होता था, कई बार डिस्प्यूट्स होते थे, कई बार डिससेटिस्फैक्शन होने की वजह से आपका एक्सचेंज नहीं हो पाता था। तो ये लैक ऑफ डिविजिबिलिटी थी। और लास्ट था बच्चों डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, और ये हमने ऑलरेडी पहले ही बोल लिया। तो एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज में सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी कि सर्विस के बदले सर्विस को हम कैसे मेजर करेंगे। कि अगर मैं किसी से, मेरा काम किसी से 5 मिनट का होता हो, वो मेरा काम करके दे देता है, तो क्या मैं करता हूं, जिस चीज में मैं एक्सपर्ट हूं, उसके लिए हो सकता है टाइम ज्यादा लगे। तो क्या मैं 5 मिनट के काम के बदले पूरे दिन अपने आप को इन्वेस्ट करूं उसके काम में जाके? तो ये सर्विसेज में एक्सचेंज करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी बिकॉज दोज वर नॉट टेंजिबल। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने अगले स्लाइड पे आते हैं। अब आते हैं बच्चों मनी का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ मनी हमने ऐसे भी डिस्कस कर लिया। अगर सिंपल में देखते हैं तो दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट जो डेफिनेशन है वो यही है। तो यहां पर हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल। मतलब यहां पर देखिए हम कुछ फीचर्स को ऐड कर रहे हैं विद द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ। पहला चीज है इसका फीचर कि ये जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी मनी माना जाएगा। ठीक है ना। अगर हम जैसे बोलते हैं कि जनरली एक्सेप्टेबल, लाइक हमारे जो करेंसी नोट्स हैं वो हर जगह पे उनकी वैल्यू इक्वल होती है। जैसे अगर आप एक 10 रुपए का नोट लेके आप दिल्ली में जाएंगे, या आप वही 10 रुपए का नोट जो है वो आप मुंबई में लेके जाएंगे, वही आप कलकत्ता लेके जाएंगे, वही आप आगरा लेके जाएंगे, हर जगह पे उसकी वैल्यू 10 रुपए ही होगी और हर कोई एक्सेप्ट करेगा उसको, बिकॉज उसके साथ आरबीआई का एक प्रॉमिस है। तो मनी के साथ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। अब यही 10 रुपए का नोट अगर आप बांग्लादेश में जाके चलाना चाहोगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप यूएस में जाओगे तो वहां पर वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कोई यूनिवर्सल मनी तो है नहीं। अब अगर हम क्रिप्टो में बात करते हैं तो वो यूनिवर्सल है, एक्सेप्टेबल है। अब यहां आते हैं हम नेक्स्ट पर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर। पहला था जनरली एक्सेप्टेबल, दूसरा एक कॉमन मेजर की तरह वर्क करना चाहिए वो, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। दैट मीन्स डेफर्ड पेमेंट का प्रॉब्लम जो था वो मनी के आने से सॉल्व हो गया। दैट मीन्स अगर मैं कोई चीज आज के डेट में क्रेडिट में लेता हूं तो मैं कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मैं आपको इतना रिपे करूंगा। अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ 3 महीने के लिए आप मुझे ये अमाउंट दीजिए, या इतना अमाउंट का आप मुझे गुड्स दीजिए, हम 3 महीने के बाद आपको 10% या 5% इंटरेस्ट के साथ रिपे करेंगे, पे बैक करेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं डेफर्ड पेमेंट का एक स्टैंडर्ड बन गया मनी, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। अब हम आते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। अब मनी के फंक्शंस जो होते हैं बच्चों वो क्या क्या होते हैं, उसको हम कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला जो फंक्शन होता है बच्चों वो है, अगर हम उसके प्राइमरी फंक्शंस को देखते हैं, सबसे पहले मतलब मनी जो होता है इसका सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हमने डिस्कस किया हुआ है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब हो गया कि मनी इज द कॉमन थिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस गोइंग इनटू द मार्केट। अगर कोई मार्केट में कोई भी चीज का एक्सचेंज होता है वहां पर एक मनी का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। दैट मीन्स अगर कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लीजिए या सर्विस देख लीजिए, उसके बीच में इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी जरूर होगा, क्योंकि वहां पर या तो कोई गुड्स जो होता है वो सेल या परचेज हो रहा होगा, या फिर कोई सर्विस जो होगी वो सेल या परचेज हो रही होगी। तो उसका एक वैल्यू होता है, उसका एक प्राइस होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। और दूसरा होता है बच्चों इसका प्राइमरी फंक्शन कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। जैसे बहुत जगह पे ये होता है कि जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज को अगर हम
काउंट करके बेचते हैं, लाइक जैसे अगर आप डजन में देखते हो, अब आज हमारे पास जो हर चीज़ के लिए जो हमने बचपन के साइंस में पढ़ा था एसआई यूनिट्स, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होते हैं, जैसे कोई चीज़ केजी में देखा जाता है, मेजर किया जाता है, कुछ चीज़ें लीटर में होती हैं, किलो लीटर में होती हैं, उसके बाद कोई चीज़ जो होता है वो ग्राम्स में होता है, किलोग्राम्स में होता है, कोई चीज़ जो होती है वो इंचेस में होते हैं, फीट में होता है, स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, गज, ऐसे हमारे पास हर चीज़ के लिए डजन। तो इस टाइप से हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे यूनिट्स हैं। बट अगर मान लीजिए कि हमारा बार्टर सिस्टम का होता, उस टाइम पे ऐसे कोई मेजर्स नहीं होते थे, तो उस केस में क्या हुआ, मनी के आने से ये जो एक यूनिट ऑफ वैल्यू वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। दैट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू like sell 1 dozen of bananas, that is 50 रुपीज़ पर डजन मैंने अगर उसका कॉस्ट रखा है, तो अगर कोई 6 पीस खरीद के ले जाता है तो मुझे उसके हिसाब से मुझे हाफ डजन का पैसा लेना चाहिए। फिर उसी तरह कोई 3 पीस खरीद के ले जाता है तो मैं उसका भी हाफ लूंगा। तो ऐसे करके हम आराम से मेजर कर सकते हैं, इवन हम पर पीस का भी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मनी। बट उस समय ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि हर चीज़ में एक कॉमन डिविजिबिलिटी का जो प्रॉब्लम होता था वो आता था। अब जैसे कि अगर हम बनानास को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो तो काउंटेबल है, तो वो हम काउंट कर सकते हैं, बट उसके बदले अगर एक्सचेंज में मिल्क दिया जा रहा है तो मिल्क को हम कैसे डिवाइड करेंगे। आज हमारे पास मेजरमेंट है भाई, मिलीलीटर्स में है, हम उसके हिसाब से उसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि इतना रुपए का अगर आप ये ले रहे हो तो वहाँ पर आप उसका लाइक कोई भी मेजरमेंट जो है वो आप डिवाइड कर सकते हो कि इतने मिलीलीटर। हमारे पास हर चीज़ को मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट्स है, बट उस समय नहीं होते थे। तो उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यही कॉमन मेजर और यूनिट ऑफ वैल्यू, जिसको मनी ने आके सॉल्व कर दिया। तो ये दो जो होते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस। अब आते हैं इसके और भी फंक्शंस होते हैं जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं। अब यहां देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो क्रेडिट में होता है, जो आप बाद में पे करते हो, वो प्रॉब्लम जो है वो मनी ने सॉल्व कर दिया। स्टोर ऑफ वैल्यू जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया बच्चों। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आप उसको वेल्थ की तरह स्टोर करके रख सकते हो मनी को। आप अपना नेटवर्थ बता सकते हो कि मेरे बैंक बैलेंस इतना है, मेरे पास इतने का प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतने वैल्यू का गोल्ड है, मेरे पास इतने वैल्यू के शेयर्स हैं। तो जो भी चीजें हैं वो हम स्टोर ऑफ वैल्यू को शो कर सकते हैं एज वेल्थ। उसके बाद आता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो बहुत आसानी से समझ रहे होंगे इस चीज को। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है बच्चों, अगर एक से दूसरे के पास वैल्यू जो होता है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं अपने एक फ्रेंड को वो पैसे दे देता हूं, तो उतना क्या होता है, अब अगर मैं अकाउंट से आज के डेट में बात करूं तो मैं अपने अकाउंट से क्या करता हूं, उसको ट्रांसफर करता हूं। तो उस केस में क्या होता है, अगर मैं 100 रुपए का ट्रांसफर करता हूं तो 100 रुपए जो होता है वो मेरे अकाउंट में से माइनस हो जाता है और उसके अकाउंट में वही 100 रुपया जो होता है वो प्लस हो जाता है, जिसको हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट बोलते हैं। इसको डेबिट बोलते हैं बच्चों, इसको क्रेडिट बोलते हैं। ये हर कोई समझता है। आपके बैंक में पैसे जब जाते हैं, लाइक जमा किए जाता है, तो आपके पास बैंक मैसेज भेजता है दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। और अगर वही पैसा आप खर्च करते हो तो उतना पैसा आपके अकाउंट से माइनस होता है, तो भी आपको मैसेज आता है दिस मच अमाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो ये क्या है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, है ना। मनी ऐसा तो नहीं है कि बैंक जो आपने जिन नोट्स को जमा किया वही नोट्स आप निकालते हो। आपने जमा किया, वो वैल्यू आपके पास ऐड हो गई उसके आपके अकाउंट में। अब आप किसी एटीएम में जाते हो, वहां से कोई और नोट निकलता है, तो वो आपके जो वैल्यू होती है वो उनके जो बुक्स होते हैं, उनके जो अकाउंट्स होते हैं, वहां पर प्लस या माइनस किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट कंटिंजेंट फंक्शंस। कंटिंजेंट फंक्शंस का मतलब क्या होता है, देखिए कंटिंजेंट वर्ड जो होता है वो अकाउंट्स के सेंस में और कई बार बिजनेस स्टडीज या लाइक कॉमर्स में आप मान लो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, बार बार यूज होता है। ये क्या होता है कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट का मतलब होता है बच्चों दैट एनीथिंग दैट अकर्स सडनली। ठीक है, कोई भी चीज जब अचानक से हो जाती है जिसके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, इसको अनप्रिडिक्टेड भी बोल सकते हो, अनप्रिडिक्टेबल बोल सकते हो, तो वो चीज को हम बोलते हैं कंटिंजेंट। जैसे कोई लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अगर आपका कोई अचानक से इनकम आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट इनकम। तो कोई भी चीज कंटिंजेंट तब होती है जब वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो हम इस टाइप के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कंटिंजेंट है। दैट मीन्स कि अगर हम सिर्फ मनी बोलते हैं तो इन फंक्शंस के बारे में शायद ही हमारे माइंड में आता है। हमारे पास ये स्टैंड जो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस जो होते हैं वो आते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट
ये अदर फंक्शंस हैं जो अचानक से आते हैं आपके पास, तो उनसे रिलेटेड ये है। तो इसमें हमें सबसे पहला देखना बच्चों, ये बेसिस ऑफ क्रेडिट है। मनी जो होता है वो बेसिस ऑफ क्रेडिट है। क्रेडिट आप इस पर बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हो, क्रेडिट का एक्सचेंज, जैसे कि हम डेफर्ड पेमेंट में करते हैं। आज हमारे पास बिजनेसेस होते हैं तो क्या करते हैं, बिजनेसेस एक दूसरे के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का काम करते हैं, चेक्स को यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास है, चालान का सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाद में पेएबल होती हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हो। ये सारी चीजें जो है वो बेसिस ऑफ क्रेडिट क्या है, मनी। वहां पर एक वैल्यू होती है जिसको आप ड्यू डेट डिसाइड करके डेफर कर सकते हो कि आज इस चीज का पेमेंट नहीं होगा, 2 महीने बाद हम इस डेट तक पे कर देंगे। तो ये चीज क्या है, क्रेडिट का बेसिस है। क्रेडिट के बेसिस में क्या हो जाता है, आज आप एक शॉप भी अगर चलाते हो तो आपके पास जो कंपनी सामान भेजती है तो हैंड टू हैंड आपको पे नहीं करना होता है, वो आप कुछ एडवांस दे देते हो उनको और आपको एक पूरा बिल पकड़ा के चले जाते हैं और आप सामान बेचते जाते हो और उनको रिपे करते जाते हो। फिर आपके पास शॉर्ट हुआ, आपके पास फिर स्टॉक आ गया। तो ऐसे चलता है क्रेडिट बिजनेस। मतलब आप मान के चलो कि बच्चों 70 to 80% तो क्रेडिट पे ही चलता है बिजनेस। पॉसिबल ही नहीं है कभी भी कि हमेशा आपके पास कैश पड़ा हो। अगर आप मान लीजिए एज अ बिजनेसमैन आपके पास, आप एक ऑलरेडी ऑर्डर कर रहे हो, आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई चीज, सडनली आपके सामने एक बिजनेस डील आ जाती है जिसमें आपको लाइक बहुत बड़ा कोई डील अगर आपके सामने आ जाता है, तो क्या जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी कि आपके पास इन हैंड कैश नहीं पड़ा है, आप उसको जाने दोगे ऑर्डर को? नहीं, आप उसको ग्रैब करोगे। अब उसके लिए आप क्या करोगे, अब उसको मैन्युफैक्चर करना है आपको और आपको टाइम पे पूरा करना है, तो आप अपना जो रॉ मटेरियल्स है वो आपको कुछ एडवांस देंगे, बट वो पूरा तो नहीं होगा। तो आप क्या करते हो, मार्केट में यहाँ वहाँ से जो कैश और हो मिल पाता है वो आप क्रेडिट पे ले लेते हो, लोन ले सकते हो, शॉर्ट टर्म लोन्स मिलते हैं हमारे पास। उसके बाद दूसरे बिजनेसेस जो है मार्केट में वो आपको हेल्प कर देते हैं। फिर कोई जो रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए वो रॉ मटेरियल जो होता है वो आपको क्रेडिट पे दे दिया जाता है। फिर आप ऑर्डर करके आप अपना जो होता है वो कंप्लीट करके उनको डिलीवर कर देते हो, फिर वो पूरा पेमेंट आपको भेजते हैं और आप उनको पे बैक कर देते हो सारा, और आपके पास प्रॉफिट भी आ जाता है। तो मोस्टली काम बच्चों ये जो होता है वो क्रेडिट पे ही चलता है, बिजनेसेस क्रेडिट पे ही चलते हैं। दूसरा पार्ट आता है बच्चों हमारी लिक्विडिटी। अब ये देखिए लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी इज कॉल्ड लिक्विड। ठीक है, अगर लिक्विडिटी की बात होता है, अगर मेरे पास एक 10 रुपए का शेयर है, दैट मीन्स वो शेयर मेरे लिए मनी ही है, उसको मैं जब चाहूं सेल करूंगा मेरे पास 10 रुपए आ जाएंगे, अगर उसका वैल्यू वही है तो। उसी तरह कोई भी सामान जो है या कोई भी टैंजिबल चीज है या इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं वो लिक्विड है। लिक्विड है मतलब उसका एक वैल्यू होता है जिसको आप मनी में इन कैश कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। आपके पास एक घर है, आप घर को बेचोगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे। आपके पास गोल्ड है, गोल्ड को आप मार्केट में ले जाकर रखते हो तो आपको पैसे मिल जाएंगे। आपके पास स्टॉक एंड सिक्योरिटीज हैं, उनको आप मार्केट कर देते हो तो आपको पैसे मिल जाएंगे। ये सारी चीजें लिक्विड, और जो कैश है वो तो कैश ऑलरेडी लिक्विड में है। तो लिक्विडिटी, मनी हैज लिक्विडिटी। नेक्स्ट है बच्चों बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, जो आप इकोनॉमी में देखते हो प्राइसिंग सिस्टम, दैट मीन्स कि क्या कॉस्ट प्राइस होगा, क्या सेलिंग प्राइस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, एवरीथिंग विद इन दिस मैकेनिज्म, दिस कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइक बिजनेस, कॉमर्स, एक्सचेंज, पूरी इकोनॉमी में जो भी सिस्टम चलता है उसका जो बेसिकली प्राइस होता है वो कौन डिसाइड करता है, मनी। यानी अगर मैं एक पेन की बात करता हूं तो ये अगर पेन का प्राइस मान लीजिए 20 रुपीज है तो इसके साथ भी मनी इन्वॉल्व है। ये 20 रुपीज का है, रुपीज यहां पर बेसिकली इसका प्राइस किसने सेट किया, 20 रुपया, मनी है, तभी इसका प्राइस हम बोल रहे हैं कि 20 रुपीज का है। इसका कॉस्ट प्राइस हो सकता है 10 रुपीज हो। तो जो भी कॉस्ट प्राइस है या आपका मार्केट प्राइस है, उसमें प्राइस मैकेनिज्म में हेल्प करने के लिए कौन है, मनी। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स। अब यहां देखिए प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स, मनी होने की वजह से क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट के चांसेस, मनी का इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉफिट जो होता है प्रोड्यूसर्स के वो बढ़ते जाते हैं। कैसे, आज आपको देखिए मनी होने की वजह से कितना आसान हो गया है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था आपको कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक ऑर्डर चल रहा हो और आपको एक बड़ा ऑर्डर मिल जाता है लेकिन आपके पास कैश नहीं है, तो उस केस में आपको क्रेडिट मिल जाता है और आप पूरा ऑर्डर करके आप पैसे मंगा के और आप उनको रिपे भी कर देते हो। आपका बिजनेस हैम्पर नहीं हुआ, तो उस केस में क्या हुआ, आपका प्रॉफिट जो होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है।
क्योंकि आपने ज़्यादा एफिशिएंटली उसको काम कर लिया, आपको क्रेडिट पे भी सामान मिल गया। बट ये क्रेडिट की फैसिलिटी आपको क्यों मिली? क्योंकि वहां पर मनी इन्वॉल्व है, मनी का वैल्यू है। आपको पता था कि ये जो आपको जो ये डील मिलने वाली है उसमें आपको टोटल इनकम कितना होगा, 5 लाख रुपए का इनकम होगा। तो 5 लाख में से मैं अपना प्रॉफिट निकाल, अगर मैं उनको रिपे भी कर दूंगा तो मेरे पास इन टोटल इतना पैसा बच जाएगा, ये मेरे लिए प्रॉफिट है। तो अगर ये चीज मान लीजिए बार्टर में होता तो ये चीज इतना स्मूथ ऑपरेशन जो था वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, जो आज के डेट में हम इतना प्रॉफिट कमाते हैं किसी भी चीज को लेके, दैट इज बेसिकली सर्व्ड बाय मनी। मनी इन्वॉल्व है इसलिए है, क्योंकि उस समय क्या था, एक्सचेंज में हम सिर्फ एक दूसरे की नीड को पूरा कर लेते थे। मुझे जितना चाहिए भाई वो मिल गया, दैट वाज ओनली, बार्टर वाज नॉट फॉर ट्रेड। उसके पीछे जो बेसिकली हमारे जो इंटेंशंस होते थे वो ट्रेडिंग नहीं था, वो था एक दूसरे के वांट्स को कंप्लीट करना, सेटिस्फाई करना, कि मुझे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो मुझे दे दे, मैं उसके बदले अपना सामान उसको दे दूंगा। तो दैट वाज ओनली फॉर सर्वाइवल, दैट वाज नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट तब आया जब किसी चीज का प्राइस फिक्स हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट्स आ गए, मनी इन्वॉल्व हो गया, तब वहां पर कॉन्सेप्ट आया बिजनेस। उसके बाद क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स के, अगर हम जैसे किसी भी चीज के लिए एक प्राइस पे करते हैं और वो गुड्स मुझे अच्छा लगता है, मतलब कंज्यूम करने के बाद, तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मतलब क्या है कि अगर आपने एक प्राइस पे किया और आप गुड्स से सेटिस्फाइड हो तो आपको लगता है कि आपका जो पैसा था वो वसूल हो गया। जैसे आप एक मूवी का टिकट लेके जाते हो और देख के आते हो तो मूवी आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आपको क्या लगता है, यार वर्थ मूवी है, देखने चाहिए, बहुत अच्छा लगा देख के, पैसा वसूल हो गया। तो दिस इज बिकॉज कि आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है कि हाँ मैंने इतना खर्च किया था और उसके बदले मुझे इतना मिला, तो आपको सेटिस्फाइड फील होता है। बट अगर यहां पर मनी नहीं होता तो शायद आप उस वे में सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर आपने प्राइस पे किया है, इस वजह से आपको वो सेटिस्फैक्शन जो था, जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 11th क्लासेस जो लाइक 11th क्लास के जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वगैरह में जो कार्डिनल अप्रोच पढ़ा हुआ था, तो वहां पर आपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज पढ़े, उसके पीछे भी मनी इन्वॉल्व था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी था। वही चीज यहां पर है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर ये मनी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पैसा होता है, वो आप अपने डिजायर्ड कंजम्पशन के ऊपर में खर्च करते हो तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फील होता है। लाइक इट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। और लास्ट है बच्चों, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लाइक मनी के थ्रू ही हम, अब यहां पर अगर हम देखें तो हम फर्स्ट चैप्टर में जाते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये वही चीज है कि मनी जो होता है बच्चों, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रैवल कर रहा होता है। जो मेरी इनकम है वो किसी की एक्सपेंडिचर होगा या कई लोगों का एक्सपेंडिचर होगा, उसी तरह मैं जो स्पेंड करूंगा वो किसी का इनकम हो जाएगा। ये चीज सर्कुलर फ्लो में चलता रहता है। तो इसीलिए ये बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। इनकम और वेल्थ जो होता है बच्चों, वो मनी के फॉर्म में ही एक दूसरे के हैंड्स में ट्रैवल करता रहता है, और इसी तरह वेल्थ जो होता है, इकोनॉमी का वेल्थ जो होता है वो बढ़ता जाता है, इकोनॉमी का जो साइज वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट स्लाइड है, और यही हमारा लास्ट स्लाइड है। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट करेंगे बैंकिंग का। अभी देखिए सप्लाई ऑफ मनी कि जो मनी आज के, अब आप बार्टर सिस्टम से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपने मनी जो बार्टर सिस्टम वाला पार्ट था, जो हमारा लाइक पास्ट बोल लो आप या हिस्ट्री बोल लो, वो आपने पढ़ लिया। अब हम मॉडर्न एज में आ जाते हैं। तो सप्लाई ऑफ मनी, दैट मीन्स कि मनी का जो एक्चुअली सप्लाई है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले सप्लाई में देखा जाता है जो होता है दैट इज कॉल्ड टोटल स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है ना, मनी का सप्लाई अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो दिस इज बेसिकली द स्टॉक ऑफ मनी। स्टॉक मतलब लाइक पूरे इकोनॉमी में एग्जैक्टली कितना मनी है। ठीक है, और इसका जो पार्ट है बैंकिंग कि ये मनी जो होता है वो इशू कौन करता है, ये सारी चीजें आपको बैंकिंग वाले पार्ट में पढ़नी है। तो अभी आप ये समझिए कि जो टोटल सप्लाई ऑफ मनी, टोटल एग्जिस्टेंस ऑफ द मनी, वो क्या है। तो वो किस फॉर्म में होगा बच्चों, पहला तो होगा करेंसी नोट्स के फॉर्म में जो लोगों के हाथ में होता है। दूसरा होता है बच्चों कॉइन्स के फॉर्म में, जो मेटालिक कॉइन्स हम देखते हैं वो है। और डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं बच्चों, हमारे बैंकिंग अगर हम सिस्टम में जो पढ़ते हैं उसमें दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। पहला होता है डिमांड डिपॉजिट
जिसमें नॉर्मली हम लोग करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट को रखते हैं, क्योंकि यही दो अकाउंट्स हैं जिनसे आप जब भी डिमांड आप करते हो, विड्रॉ करना चाहो आप कर सकते हो। इसमें आपको पूरी छूट, आप दिन में 2 या 3 बार भी पैसे निकाल सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट बिजनेसेस के लिए होता है और इंडिविजुअल्स के लिए सेविंग्स अकाउंट होता है। दोनों में आप पैसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, बैंक आपको मना नहीं कर सकता। और ये जो सारे जो होते हैं, ये तीनों जो एंटिटीज हैं, ये सर्कुलेशन आर हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम मेजर करते हैं, आज के डेट में अगर हम मेजर करते हैं तो हम सीधा देखेंगे लोगों के पास कितना करेंसी नोट्स है, कॉइन्स कितने हैं और डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं सेविंग्स और करेंट अकाउंट में, उसका टोटल कर लेंगे, हमें टोटल सप्लाई ऑफ मनी मिल जाएगा। अब यहां पर देखते हैं बच्चों, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है। दैट मीन्स हम कितना को ही मानते हैं सप्लाई ऑफ मनी। तो इसमें एक्सक्लूजन्स को हम समझ लेते हैं। इसमें देखिए नॉट इंक्लूड लिखा हुआ है। दैट मीन्स सप्लाई ऑफ मनी में क्या चीज हम इंक्लूड करते हैं वो तो ऊपर लिख लिया, नीचे लिखा हुआ बच्चों जो इंक्लूड नहीं होता है। तो इसमें पहला होता है कैश बैलेंस हेल्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास अपने पास जितना कैश पड़ा हुआ है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। और स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री दैट आर नॉट इन एक्चुअल सर्कुलेशन। अब ये देखिए ये क्या है, लोगों का, हम यहां पर देख रहे हैं क्या, सप्लाई ऑफ मनी में लोगों के पास, दैट मीन्स जो सिटीजन्स हैं उनके पास जो करेंसी नोट, डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक जो उनका पैसा है, ठीक है ना, करेंट अकाउंट बिजनेसेस का पैसा हो गया, फर्म्स का पैसा हो गया, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनका सेविंग्स डिपॉजिट हो गया, वो पैसा वो तो विड्रॉएबल है, कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है बैंक से, बैंक आपको मना नहीं करेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक्स के पास और भी पैसा होता है जो आपको अभी आगे पढ़ना है बैंकिंग सिस्टम में। वो क्या होता है, आरबीआई और जो कमर्शियल बैंक्स है जिनमें हमारा अकाउंट होता है उनके बीच का मैटर होता है। तो वो पैसा जो होता है वो हम स्टॉक ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमारे लिए क्या क्या हो गया बच्चों, इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, और साथ में स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स टोटल आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं, बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, इनके पास जो इनका अपना पैसा है वो इंक्लूड नहीं होता है। अब इसके मेजरमेंट जो होते हैं उसका कुछ फॉर्मूला बना रखा है हमने। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअली यहां देखिए इसमें हमने 4 मेजर्स बनाए हुए हैं, M1, M2, M3 और M4। तो ये एक्चुअली M1 जो है वही आपके कोर्स में है। दैट मीन्स आपको सिर्फ यही M1 तक ही पढ़ना है। M2, M3 और M4 ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, बट आप एक समझने के लिए इसको समझ सकते हो। तो अब हम यहां देखें, इसको फॉर्मूले को देखते हैं कि ये बेसिकली कैलकुलेट कैसे होता है। तो मनी सप्लाई जो होता है दैट इज इक्वल टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये दो चीजें जो होती है। अब यहां देखिए M1 का हमने फॉर्मूला बना लिया है। M1 इज इक्वल टू सी इज करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स DD जिसको बोलते हैं, एंड इसके साथ एक आता है OD यानी अदर डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं। ये हमारे 3 जो मेथड्स हैं इनको हम बोलते हैं। अदर डिपॉजिट्स में बेसिकली जो डिफरेंट टाइप के जिसमें हम टर्म डिपॉजिट्स और वो होते हैं वो ले लेते हैं, टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये सारी चीजें आपको बाद में पढ़नी है। तो आपको अभी मनी में सिर्फ ये देखना है कि जो मनी सप्लाई होता है M1 वही आपके कोर्स में है। तो M1 इज इक्वल टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स का टोटल और अदर डिपॉजिट्स जो बैंक्स के साथ होते हैं लोगों के, वो अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आप M1 में आ जाएंगे। और इसके बाद क्या होता है, M2 और M3 में क्या होता है, आप जैसे M1 के ये 3 चीजें ले लिया, इसमें सेविंग्स डिपॉजिट जो होते हैं वो हमारे पोस्ट ऑफिस में भी होता है। पोस्ट ऑफिस में भी जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना सेविंग्स विड्रॉ और वो कर सकते हो डिपॉजिट्स। तो वहां के डिपॉजिट्स को जब आप M1 में ऐड कर देते हो तो आप M2 मेजर में आ जाते हो। उसी तरह M2 मेजर्स आप निकालने के बाद उसमें टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स डाल देते हो। टाइम डिपॉजिट्स मतलब होता है जो आप स्पेसिफिक टर्म्स में हम डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, वो अगर इंक्लूड करते हो तो आप M3 पे आ जाओगे। उसी तरह M4 में जाने के लिए जाओगे तो आपके लिए ये फॉर्मूला है कि आपने M3 वाले टोटल जो है वो लिख लिए, प्लस साथ में टोटल डिपॉजिट्स जो ये आपका पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो था वो आपने डाल दिया, एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स।
इनको एक्सक्लूड करने के बाद जितना भी बचता है वो आपका इसमें आ गया। तो ये एक्चुअली आपके कोर्स में है ही नहीं, तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो आपको समझ में लाइक इतना काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए कि आपको बेसिकली M1 समझना है, M1। इसी से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे। और आप ये पहले हुआ करता था कोर्स में, बट बाद में हटा दिया गया था, 3-4 साल पहले से ही ये कोर्स में हटा दिया गया। ये अब आपको सिर्फ यही रखना है। तो ये आपका मनी वाला पार्ट हो गया बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आया होगा। तो इसका सेकेंड पार्ट जो होता है वो मैं इसके अगला वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बैंकिंग पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इसको पहुंचाइए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल पाए बच्चों। और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं बच्चों वो आप जाके लिखिए बेधड़क। मैं अगर आपको उसमें से मैं कई बार ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डाउट्स को कलेक्ट करके इकट्ठा उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप बिना फिक्र होके आराम से पढ़िए और मार्क्स आपको अपने आप मिल जाएंगे। आप अपनी मेहनत से अपने मार्क्स खुद स्कोर कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, थैंक यू।